हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पर और एक्सरसाइज थी हमारी 12.1। ठीक है, हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 3 से आगे जो क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में बेटा कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। A ladder is placed along a wall of a house such that its upper end is touching the top of the wall. ठीक है, the foot of the ladder is 2 meters away from the wall and the ladder is making an angle of 60 degree with the level of the ground. Determine the height of the wall. मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या कि हमारे पास ये मान लिया वॉल है कोई, ये वॉल, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये वॉल सपोज कर लिया कि वॉल है हमारे पास ए बी, ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है। अब उसमें क्या लिखा है, अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। मतलब यहां पर ये कोई बेटा लैडर है, ये लैडर है बेटा, ये वाली है ना, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये लैडर है बेटा। और ये लैडर का जो टॉप है, लैडर का टॉप और वॉल का टॉप देख रहे हो बेटा, लैडर का जो टॉप है उस वॉल के टॉप को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मान लिया वॉल का जो टॉप है वो ये है और लैडर का जो टॉप है वो भी यहीं पर है, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं। यहां पे लिखा है ना, ladder is placed along a wall of a house such that its upper end is touching the top of the wall. जो लैडर का अपर एंड है, मतलब जो टॉप है वो बेटा वॉल के अपर एंड दैट इज टॉप से बेटा टच कर रहा है। आगे उसमें क्या लिखा है, द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बेटा ये लैडर का फुट है, यहां पर लैडर का ये फुट है, इस पॉइंट को सी मान लो, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है वॉल से। वॉल ये थी ना, वॉल से 2 मीटर की डिस्टेंस पर लैडर का फुट है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है, एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल इज 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। मतलब ये लैडर है, ये ग्राउंड है, लैडर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बेटा लिखा हुआ है, लैडर ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। देखो ये लिखा हुआ है, एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल इज 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। अब आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। आपसे ये पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी, इस वॉल की हाइट क्या होगी, ये पूछा है बेटा आपसे, ये हाइट आपकी क्या होगी, ये यहां पर पूछा है। तो आज क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा और आपके पास क्या बन के आ गया, इस थ्योरी से आपने बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर लिया। अब आपके पास बेटा क्या है, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। अब आपको बेटा बस इस राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करना है। देखिए तो यहां इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, बेटा आपको गिवन क्या है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में आपको बीसी गिवन है और ये बीसी क्या है, बेस है किसी ट्रायंगल का। बेस क्यों है, क्योंकि एंगल आपने इसको मान रखा है 60 डिग्री और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर। मतलब 60 के सामने वाली साइड है AB, तो AB तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो BC है, ये BC हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। और 90 के सामने वाली साइड कभी चेंज नहीं होती, ये हमारा क्या है, हाइपो है। ये क्या है बेटा, हाइपोटिनस है। ये हो गया हाइपोटिनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या मानी जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटिनस, ये आप जानते हैं। और जो बची हुई साइड है वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो आपको इस ट्रायंगल में बेस दे रखा है कि नहीं बेटा, बेस देखो ये गिवन है। आपसे पूछा क्या है, परपेंडिकुलर पूछा है।
बेस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो आप ये सोचो, जो गिवन है और जो पूछा है, जो गिवन है मतलब बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो बेस और परपेंडिकुलर जो गिवन है और जो पूछा है, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा यूज होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। अब इन दोनों की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये आते हैं हमारे या तो टेन थीटा में आते हैं, क्योंकि टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, या फिर आते हैं कॉट थीटा में, वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हम या तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेन थीटा का यूज करेंगे, या फिर हम किसका यूज करेंगे, कॉट थीटा का यूज करेंगे। तो बेटा मैं यहां पर किसी में से, इन दोनों में से किसी एक को आप चूज कर लीजिएगा। मैंने क्या चूज कर लिया, टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा का यहां पर यूज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, टेन थीटा के प्लेस पर यहां पर क्या है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना है बेटा, बेस, और टेन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ए बी हमें देखो फाइंड आउट करना है ना, ए बी ये क्या है, वॉल की हाइट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी तो एज इट इज रहा, और बी सी आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा देखो 2 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू ए बी। 2√3 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, ए बी। मतलब आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द वॉल होगी। हेंस हाइट ऑफ वॉल कितना आ गया बेटा, 2√3 मीटर। और आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है, ये √3 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होती है, 1.732 है ना। √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1.732। तो √3 की आप वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा 1.732। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 या 6, सॉरी 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। मतलब इस वॉल की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3.464 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी डिस्कस किया है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एन इलेक्ट्रिक पोल is 10 meter high, a steel wire tied to top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक, और इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट हमें दे रखी है पहले से 10 मीटर है। फिर उसने लिखा आई स्टील वायर टाइड टू टॉप ऑफ द पोल। बेटा यहां पर जो टॉप है ना इस पोल का, यहां पर क्या किया, एक स्टील वायर आपने बेटा बांध लिया, और स्टील वायर को बांध लिया, और फिर आगे उसने क्या किया है बेटा, टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। मतलब स्टील का जो हमारा स्टील वायर है उसको बेटा टॉप से बांधकर, फिर इस वायर को यहां पर ग्राउंड पर कोई बेटा पॉइंट है, यहां पर बेटा इसको क्या कर दिया, अफिक्स कर दिया, है ना। यहां पर बेटा सपोज कर ले पॉइंट सी है, सी पर ले जाके फिक्स कर दिया, मतलब सी पर जाके उसको यहां पर ग्राउंड पर ले जाके बांध दिया। आपके पास ये फिगर बन गया, ये देखो बेटा, ये फिगर इसका बन जाएगा। ये क्या है आपका, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये क्या था आपका, ये पोल था, ये बेटा आपका पोल है, और ये क्या है आपका, ये बेटा ग्राउंड है।
आगे आपसे इसमें क्या कहा है, इफ द बायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, मतलब ये फुट से, ये देखो बेटा यहां पर फुट जहां पर है वहीं पर हमारा ये जो वायर है अफिक्स किया गया है ग्राउंड पर। तो यहां पर ये जो लाइन है मतलब ग्राउंड और इस वायर के बीच का जो एंगल है वो एंगल आपको कितने डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का। उसने कहा है ना बेटा वायर और हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, तो हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल ये है, यहां से ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन यही तो है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वायर के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है यहां पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस वायर की लेंथ बताओ, आपसे बेटा ये पूछा जा रहा है। सपोज कर लो वायर आपका ये था ना बेटा, ये वायर है, इसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहां पर पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो पूरा बेटा आपने देखा कि आपने उस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, जो थ्योरी लिखी हुई है, उससे आपने एक राइट एंगल फ्रेम कर लिया। अब आपको कुछ ध्यान नहीं देना, बस इस राइट एंगल पर ध्यान देना है। क्या कि आपको वैल्यू क्या गिवन है इस राइट एंगल में, है ना, और आपको फाइंड क्या करना है। तो यहां पर गिवन है ये और फाइंड करना है ये साइड। अच्छा यहां पर ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी, ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जो हमारे पास 90 के सामने वाली साइड है, ये क्या होगी बेटा, ये हाइपोटेनस होगी। और जो बच्चा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्रिक के किस रेशियो में आ रहा है, क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है। मतलब लेंथ ऑफ वायर का मतलब यही तो है वायर, तो लेंथ हमारी ए से सी तक होगी। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर का मतलब है कि इस ट्राइंगल का हम क्या निकाल देंगे, हाइपोटेनस निकाल देंगे। अगर हम इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर। तो चलो बेटा करते हैं सॉल्व। आप ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर देखो बेटा आपको देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो हमारा किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है, या तो आ रहा है साइन थीटा में या फिर किस में आएगा, कोसेक थीटा में। क्योंकि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो यहां हम बेटा क्या यूज कर लें, या तो साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो मैं यहां पर साइन थीटा यूज कर रहा हूं। तो साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर एंगल लेना होता है, तो एंगल हमें 45 दे रखा है और परपेंडिकुलर हमारे पास है 10 और हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, जो कि आपने क्या मान रखा है, एसी मान रखा है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 इज इक्वल टू 10 अपॉन AC। 10 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से इधर, इधर से इधर, तो AC इंटू 1, तो आपके पास AC हो जाएगा और ये 10 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, √2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास AC इज इक्वल टू आ गया 10√2, AC इज इक्वल टू 10√2, मतलब AC इज इक्वल टू 10 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है, ये मीटर में है तो यूनिट हमारा मीटर था तो मीटर और लगा देंगे। √2 की वैल्यू है 1.414, ये बेटा इसकी फिक्स वैल्यू होती है √2 की, ठीक है। √2 कितना होता है, 1.414 की इक्वल होता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो √2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.414, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 14.14। डेसिमल पॉइंट जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा, और अगर 100 से कर रहे होते तो जितने जीरोज होते हैं ना उतने डिजिट पीछे चला जाता है डेसिमल पॉइंट। ये तो आप जानते होंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई है। तो मेरे पास AC कितना आ गया, AC इज इक्वल टू आ गया 14.14 मीटर। दैट इज ये AC क्या है, ये AC है हमारा लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर 14.14 मीटर। ये आपके पास बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब चलते बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 75 meter from the ground level attached to the string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter। मतलब ये क्या कह रहा है कि सपोज यहां पर काइट है, ये पॉइंट ए मान लिया, और इसकी जो वर्टिकल हाइट है, ग्राउंड से जो इसकी हाइट है ये बेटा जो वर्टिकल हाइट है इसकी ग्राउंड से वो कितनी दे रखी है, 75 मीटर्स दे रखी है। 75 मीटर्स आपको क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है। अब काइट अगर यहां पर है तो आपको पता होगा, आपने देखी होगी काइट तो, कि बेटा स्ट्रिंग जो होगी वो इधर पकड़े हुए रहेंगे। तो स्ट्रिंग आप ऐसे करके पकड़े हुए हैं बेटा, और ये स्ट्रिंग ग्राउंड से जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ इस स्ट्रिंग का, कौन सी स्ट्रिंग का, जो कि काइट से अटैच है, हॉरिजॉन्टल से इस स्ट्रिंग का जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास काइट है और एक काइट 75 मीटर हाइट पर बेटा, यहां पर देखो, यहां पर है 75 मीटर हाइट पर है, ग्राउंड से 75 मीटर हाइट पर, यहां पर लिखा हुआ है 75 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से कितने मीटर ऊपर है बेटा, 75 मीटर ऊपर है। फिर उसने आगे लिखा है कि ये जो इसमें स्ट्रिंग है, काइट में जो स्ट्रिंग लगी हुई है, ये स्ट्रिंग है बेटा, काइट में जो स्ट्रिंग लगी हुई है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। आपसे इस स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, मतलब ये पूछा है, ये वाला पार्ट है ना, इसको सी मान लो, आपसे एसी पूछा है। तो यहां ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा, ये तो वर्टिकली होगा, पूरा वर्टिकल है, तो डेफिनेटली ग्राउंड के साथ ये एंगल कितनी डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा बेटा, है ना। ये एंगल कितनी डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये है एसी, स्ट्रिंग क्या है आपकी, यहां पर एसी है, ये कितनी होगी, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, आपने उसको किसमें चेंज कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आप बस काम किस पे करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करोगे। तो देखो बेटा, आपको एंगल दे रखा है ये वाला, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो एंगल गिवन, और 90 डिग्री एंगल जहां होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री एंगल जहां होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, आपकी हाइपोटेनस होगी। तो आपसे, और ये क्या हुआ, आपका बेस हुआ। तो बेटा आपसे पूछा क्या गया है, इस ट्रायंगल की बात करूं तो आपसे पूछा गया है एसी, स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब हाइपोटेनस पूछा गया है। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस पूछा गया है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है और पूछा क्या गया है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आएगा, या तो आएगा साइन थीटा में बेटा, या फिर किस में आएगा, कोसेक थीटा में आएगा। तो हम यहां पर या तो कोसेक थीटा का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। तो आपने ले लिया इन ट्राइंगल एबीसी, और यहां पर मैंने बेटा कौन से रेशियो का यूज कर लिया, साइन थीटा का। तो साइन 60 इज इक्वल टू, थीटा की जगह पर हमें 60 एंगल दे रखा है, थीटा क्या होता है, एंगल, तो यहां पर एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेटा, हाइपोटेनस। अब साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3/2, और परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है बच्चों, 75 मीटर, और ये एसी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो √3 AC इज इक्वल टू
बेटा इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 2, तो √3AC ये कितने की इक्वल आ जाएगा, 2 5 10, कैरी 1, 2 7 14 और 1 15, ये हमारे पास आ जाएगा √3AC इज इक्वल टू 150। बेटा हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन √3। ठीक है, इसे रेशुलाइज कर लो, तो √3 अपॉन √3 मतलब AC जो हुआ वो हमारा आ गया 150 इंटू √3, 150 इंटू √3, और √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर लो बेटा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AC इज इक्वल टू 3 से इसको बेटा जब आप कट करेंगे तो 3 5 15 और 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये √3, तो AC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50√3 मीटर। अब हम आगे इसमें क्या करेंगे बेटा, √3 की जो वैल्यू है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और √3 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1.732, ये आप लर्न कर लीजिएगा, √3 और √2 को है ना, तो √3 की वैल्यू ये होती है बेटा 1.732, आप यहां √3 की वैल्यू लगा दो तो कितना आ जाएगा, ये फाइनली सॉल्व होके 50 इंटू 1.732, और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.732 इंटू 50, तो 0 से करोगे तो ये तो 0 0 होता जाएगा, 5 से कर लो, 5 2 10, कैरी 1, 5 2 15, 1 16, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36, कैरी 3, और 5 1 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो ओवरऑल कितना सॉल्व होके आ जाएगा बेटा, 0 0 6 6 8। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है आपको, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, मतलब यहां पर लगाना है, तो ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास कितना आ जाएगा, 86.6 मीटर। ये जो पीछे वाले जीरो है ना, इनका तो कोई मतलब नहीं है, इनको नहीं लगाते हम लोग, तो 86.6 मीटर ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमारी स्ट्रिंग थी ना, इस स्ट्रिंग की लेंथ आ गई बेटा, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी आ गई, 86.6 मीटर। क्लियर हो गया, तो आई होप यहां तक का बेटा जो हमारा मटेरियल था, जो क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आए होंगे, और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू बेटा।